हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ द सीरीज़, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। सो अभी तक हमने कुछ इंट्यूशन बिल्डअप किया है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीसी, और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डेल ऑपरेटर। ओके, सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डेल ऑपरेटर। नाउ दिस डेल ऑपरेटर, इसे डेजिग्नेट किया जाता है इस सिंबल से। ठीक है, तो इस सिंबल के कुछ नेम्स हैं। तो फर्स्ट नेम इज़ डेल विच इज़ वेरी पॉपुलर, अनदर नेम इज़ डेल्टा, एंड वन मोर नेम इज़ देयर विच इज़ नैबला। ओके, सो दीज आर द थ्री नेम्स, लेकिन ज़्यादातर इसे डेल नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, नाउ इस डेल ऑपरेटर के कुछ खासियत हैं, सो आई वुड लिस्ट देम डाउन। सो द फर्स्ट वन इज़ दैट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस ऑपरेटर इज़ अ वेक्टर ऑपरेटर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ऑपरेटर है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ऑपरेटर? ऑपरेटर इज़ समथिंग विच रिक्वायर्स अ क्वांटिटी और अ फंक्शन टू ऑपरेट ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन एक ऑपरेटर है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन एक ऑपरेटर है। ठीक है, उसी तरह से डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है। ठीक है, इंटीग्रेशन भी एक ऑपरेटर है। तो ये सारे जो चीज़ें, इनका खुद में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर मैं सिर्फ प्लस लिख दूँ तो दिस वोंट होल्ड एनी मीनिंग, लेकिन अगर इसके आगे मैं 3 लिखूँ और इसके बाद मैं 2 लिखूँ, तब इसका कुछ मीनिंग सेंस बनता है। यानी 3 + 2 देन वी राइट एज 5। तो ऑपरेटर का अपने आप में कुछ वजूद नहीं होता है, बट इट रिक्वायर्स अ सर्टेन काइंड ऑफ फंक्शन जिस पे ये ऑपरेट करता है। तो दिस रिक्वायर्स अ function, this requires a function. now कैसे फंक्शन चाहिए इसके लिए? तो हम यहाँ पे दो तरह के फंक्शन को डील करेंगे, एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। नाउ दिस इज़ द रीज़न मैं इससे पहले जो 2 सीरीज़ रहे हैं उसमें मैं फील्ड के बारे में बात किया हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि फील्ड 2 तरह के हो सकते हैं, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड्स। तो वही 2 फील्ड्स हैं जिन पे ये डेल ऑपरेटर काम करेगा। ओके, और इसके बाद इसका एक और खासियत ये है कि दिस इज़ अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, दिस इज़ अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो इसके बारे में और भी इन डेप्थ बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसे लिखा कैसे जाता है। सो वी राइट डेल एंड वी गिव एन एरो, सो दिस रिप्रेजेंट्स दैट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हम इसे ऐसा लिखते हैं, आई कैप डो बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो बाई डो वाई प्लस के कैप डो बाई डो जेड। नाउ यहाँ पे हर एक चीज़ का कोई सिग्निफिकेंस है। जैसे अगर हम बात करें, ये आई कैप, जे कैप, के कैप, इसका एक सिग्निफिकेंस है। ये डो बाई डो एक्स क्यों है, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। और यहाँ एडिशन क्यों हुआ है, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आई कैप, जे कैप और के कैप का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दीज आर कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, मैं वेक्टर्स के इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इफ़ यू आर रीडिंग अबाउट ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल, देन ये ज़रूरी है कि आपने क्लास 11th में वेक्टर पढ़ा ही होगा। ठीक है, सो यू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज़ अ वेक्टर। सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट एंड आई एम जस्ट गिविंग एन इंटुइटिव फील कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। ठीक है, सो दिस आई जे के आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर का खासियत क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो होता है यूनिटी, दैट मीन्स 1। ठीक है, लेकिन ये एक तरह से ऐसा समझ सकते हो कि ये किसी भी चीज़ को डायरेक्शन देने के लिए काम आता है। ठीक है, ये किसी भी चीज़ को डायरेक्शन देने के लिए काम आता है। तो डायरेक्शन किस सेंस में देने को काम आता है? तो ये जो आई कैप है, दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। ओके, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के टुवर्ड्स ये पॉइंट करता है। उसी तरह ये जो जे कैप है, दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन, एंड जो के कैप है, दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स z डायरेक्शन। ओके, ये अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि इसका इंट्यूटिव रीजनिंग क्या है, क्यों हम आई जे के को यूज़ करते हैं।
ठीक है। क्यों इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर्स को, क्यों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप, जे कैप और के कैप का इस्तेमाल आता है। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल इलिस्ट्रेट कर रहा हूँ। सो ट्राई टू ग्रैस्प दिस। यहाँ पे मैं 4 बॉक्सेस ले रहा हूँ, या ब्लॉक समझ लो, 4 ब्लॉक्स ले रहा हूँ। इस चारों ब्लॉक में मैं फोर्स लगाऊंगा, लेकिन फोर्स अलग अलग तरह से लगाऊंगा। पहले केस में मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा। इमेजिन कर सकते हो एक रोप है, रोप के थ्रू मैं फोर्स लगा रहा हूँ। दूसरे केस में मैं फोर्स तो लगाऊंगा बट वो फोर्स थोड़ा स्लैंटेड रहेगा, इस टाइप से। और कितना स्लैंट रहेगा कि वो ये जो हॉरिजॉन्टल है उससे ये 30 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है। द सेम फोर्स F। थर्ड केस में मैं क्या करूँगा कि मैं फिर से फोर्स लगाऊंगा, लेकिन अब ये फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा और ये 60 डिग्री बना रहा होगा विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। और चौथे केस में मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगाऊंगा, ठीक है। तो ये 4 केसेस हैं हमारे पास। अब पहले केस में क्या होगा कि पहले केस में ये फोर्स की वजह से ये ब्लॉक मेरा इस साइड मूव करेगा और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में रहेगा। सेकेंड केस में क्या होगा कि इस फोर्स का कुछ हिस्सा राइट हैंड साइड में बढ़ जाएगा और कुछ हिस्सा अपवर्ड्स बढ़ जाएगा। तो इसको समझे कैसे हम, तो इमेजिन करो कि यहाँ पे एक टॉर्च है और उस टॉर्च के थ्रू हमने एक लाइट प्रोजेक्ट किया। तो लाइट जब प्रोजेक्ट किया तो इस एरो का शैडो, ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, इस पे कहाँ पे पड़ेगा, वो यहाँ पे पड़ेगा शैडो। तो ये शैडो कुछ इस तरह दिखने में लगेगा। उसी तरह मान लो अगर एक टॉर्च यहाँ पे रखें और यहाँ से लाइट प्रोजेक्ट करें, तो इस एरो का जो प्रोजेक्शन है वो नीचे कुछ इस तरह पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस ट्रायंगल को देखें तो ये हमारा F था, यहाँ पर हमारा 30 डिग्री है। तो हमें पता करना है कि ये कितना है और ये कितना है, राइट। तो ये बेस है हमें पता है और ये है परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज़ हाइपोटेनियस। तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कि cos ऑफ 30 डिग्री, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि cos इज बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बेस इज इक्वल्स टू h cos 30 डिग्री, और h हमारा यहाँ पर है f के बराबर। तो हमारा बेस हो जाएगा f cos 30 डिग्री। इसका मतलब है कि इसका जो इफेक्ट इस साइड पड़ेगा वो f cos 30 डिग्री के बराबर पड़ेगा। और सेम रीजनिंग से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो अपवर्ड्स डायरेक्शन में ये जो इफेक्ट पड़ेगा वो f sin 30 डिग्री के बराबर पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह इस केस में इधर f cos 60 डिग्री के बराबर पड़ेगा और इधर f sin 60 डिग्री के बराबर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले और चौथे केस में हम देख सकते हैं कि पहले केस में, इस केस में ऊपर की तरफ कोई इफेक्ट नहीं होगा और चौथे केस में राइट हैंड साइड में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो पहले केस में मेरा एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड में होगा, वो पूरा का पूरा ब्लॉक राइट हैंड साइड में मूव कर जाएगा। लेकिन सेकंड वाले में ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये जो ब्लॉक है थोड़ा ऊपर उठ जाए, राइट, ऊपर उठ जाए, और लेकिन तभी वो आगे की ओर बढ़ेगा ही। तो वो ऊपर क्यों उठा, क्योंकि ये जो f sin 30 डिग्री था इसने इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया, और ये जो f cos 30 डिग्री है ये इसको आगे बढ़ाकर ले जाएगा, जिसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। उसी तरह अगर थर्ड वाले में देखें तो अभी भी ब्लॉक उठेगा, लेकिन अब ब्लॉक ज़्यादा उठेगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वन, ओके। तो ये उठाने वाला फोर्स कौन सा है, ये f sin 60 डिग्री, और इसको सामने ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, f cos 60 डिग्री। लेकिन जब हम फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन में ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा ही नहीं, तो इस साइड में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, और ये ब्लॉक पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर उठ जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है और ये जो सारा मामला है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है कि फ़ोर्स किस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि फ़ोर्स चारों ही केस में सेम है, लेकिन फ़ोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ओके। सो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ से साबित हो रहा है, क्योंकि ना ही सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है हमारा एक्शंस, ये डिपेंड कर रहा है कि ये जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ इसको जनरलाइज करते हैं। अब हमारे पास एक फोर्स था, यहाँ पे वी कैन टेक अ थीटा, तो हमें पता चला कि इस साइड
एफ कॉस थीटा होगा और इस साइड एफ साइन थीटा होगा। नाउ सी, अगर एफ से एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा आया है, तो अगर हम एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा को जोड़ दें तो हमें एफ मिल जाएगा। ओके, लॉजिक से तो यही लग रहा है। तो चलो करके देखते हैं। लेट्स टेक कि थीटा इज इक्वल्स टू लेट्स से 30 डिग्री, सेकेंड केस वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू एफ साइन 30 डिग्री प्लस एफ कॉस 30 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या आएगा, साइन 30 डिग्री हमें पता है हाफ होता है, तो ये f/2 हो जाएगा, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ये √3f/2 हो जाएगा। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा f इज इक्वल्स टू √3 + 1/2f। बट यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हुआ नहीं, दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू, सो राइट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये कंजर्व नहीं हो पा रहा है, फोर्स कंजर्व नहीं हो पा रहा है। पर हमें पता है कि फोर्स का नेचर कंजर्वेटिव होता है, तो फोर्स कंजर्व होना चाहिए, यानी कि एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा आपस में मिलकर एफ दे देना चाहिए हमें, क्योंकि एफ से ही एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वेक्टर एडिशन का, क्योंकि हम जब वेक्टर क्वांटिटी से डील करते हैं तो उसको जनरली सिर्फ ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एफ कॉस थीटा का डायरेक्शन अलग है, ये एफ साइन थीटा का डायरेक्शन अलग है, और इसको सिंपली इस तरह से डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, कोई भी वेक्टर हो, जैसे यहाँ पे एफ का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो एफ इज इक्वल्स टू, जो ये कॉस थीटा है, ये देखो ये एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और ये जो साइन थीटा है ये वाई डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और हमने देखा था कि कोई भी वेक्टर जब एक्स डायरेक्शन पे पॉइंट करेगा तो उसे हम क्या नाम देते हैं, आई कैप, वाई डायरेक्शन पे पॉइंट करेगा तो उसे हम क्या नाम देते हैं, जे कैप। तो यहाँ पे हम फिर से इसको रिफॉर्मुलेट करके इस तरह लिख सकते हैं कि एफ साइन 30 डिग्री, और ये एक्स एक्सिस की तरफ था, सॉरी ये वाई एक्सिस की तरफ था, तो ये हो जाएगा जे कैप प्लस एफ कॉस 30 डिग्री आई कैप। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है कि हम जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो होता है √, अगर इस टर्म को हम a मान लें और इस टर्म को हम लोग b मान लें, और ये एंगल अगर थीटा है तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। तो अगर ये सारी चीज़ इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिलेगा f इज इक्वल्स टू, ए हमारे लिए f साइन थीटा है, तो अगर उसे स्क्वायर किया जाए तो f² साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस b² अगर किया जाए तो f² कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो ये जो थीटा है, ओ सॉरी, थीटा एक्चुअली ये नहीं है, थीटा एक्चुअली है जो ये दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, तो ये दोनों वेक्टर के बीच में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, सो दिस इज़ आवर थीटा। ओके, इन दिस केस दिस थीटा इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस थीटा। ओके, सो ये थीटा कौन सा है, ये जो ए और बी के बीच में एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो ऑब्वियसली ए और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे जब हम 2ab cos 90 डिग्री करेंगे तो वो पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो प्लस 0। अब देखो वी कैन टेक f² कॉमन, तो रूट से बाहर आएगा तो f बन जाएगा, और अंदर में बच जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये जो हमारा f है फोर्स, वो फोर्स के बराबर में आ जाएगा। तो यहाँ देखो फोर्स का कंजर्वेशन प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, यानी फोर्स कंजर्व हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी से डील करते हैं, सो हम सिर्फ इसी तरह ऐड नहीं कर देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को, ठीक है। वी हैव टू असाइन देम अ सर्टेन डायरेक्शन विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और उसके बाद वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये प्रेमिस था। तो अब यहाँ पर देखो फिर से अगर हम इस डेल ऑपरेटर को देखें तो ये हमें कुछ सेंस बताएगा कि आई कैप ∂x प्लस जे कैप ∂y प्लस के कैप ∂z अगर हम लिखें
तो अब हमें पता चल रहा है कि ये आई जे और के कैप का क्या सिग्निफिकेंस है। इसका मतलब कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमने देखा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो उसी तरह अगर वो वेक्टर क्वांटिटी 3 डायमेंशनल स्पेस में होगा तो उसे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में उसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। सो प्रोजेक्शन निकालना इज़ जस्ट लाइक एक टॉर्च लगाओ और टॉर्च से देखो कि उसका उस वेक्टर का जो उस एक्सेस पे परपेंडिकुलर इफेक्ट पड़ रहा है वो कितना है, और वो थ्रू सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी वेक्टर हो 3 डायमेंशनल स्पेस में तो उसका 3 कंपोनेंट होगा, एक टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, एक टुवर्ड्स वाई एक्सिस और एक टुवर्ड्स जेड एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गया। और यहाँ जो ये एडिशन है वो क्या है, वो एक तरह से वेक्टर एडिशन है। ठीक है, जो कि हम देख चुके हैं कि वो डिफरेंट है एक स्केलर एडिशन से, क्योंकि एक स्केलर एडिशन में हम सिंपली ऐड कर देते हैं, पर यहाँ पे हम सिंपली ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इस आई जे और के कैप का सिग्निफिकेंस क्या है और ये एडिशन जो यहाँ पे हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ वेक्टर एंड सम हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर था और वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर था, ये दोनों का रिजल्टेंट था ये, है ना। यानी कि ये जो ऐड करके वेक्टर जो हमें मिला, ए और बी ऐड करके जो वेक्टर मिला वो ये मिला रिजल्टेंट। उसी तरह यहाँ पर आई जे के हमारा कंपोनेंट्स है वेक्टर का, और इसको वेक्टर लॉ के हिसाब से अगर ऐड करेंगे तो हमें एक तरह से एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, एक सिंगल वेक्टर मिलेगा। ओके, तो ये थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल में इसको इन डेप्थ एनालाइज करेंगे। अभी मैं सिर्फ डेल ऑपरेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, अब बात आता है कि ये डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड क्या है। ओके, सो हम लोग फैमिलियर हैं विद दिस नोटेशन, डेल बाई डेल एक्स, है ना, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सेम नहीं है। यहाँ पे डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड। तो ये दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस होता है। स्लाइट नहीं मीन्स बहुत ही डिफरेंस है, लेकिन इसको ऐसे समझो कि ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ना दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन डील करते हैं तो हम सिर्फ एक वेरिएबल से डील करते हैं, या तो हम सिर्फ एक्स वेरिएबल से डील करेंगे, या तो सिर्फ वाई वेरिएबल से डील करेंगे, या फिर सिर्फ जेड वेरिएबल से डील करेंगे। लेकिन जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो हमारा जो फंक्शन होता है जिस पे हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो एन ऑपरेटर, तो ये हम जिस पे ऑपरेट करेंगे वो जो हमारे पास फंक्शन रहेगा वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन नहीं रहेगा, वो 2 वेरिएबल हो सकता है या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 वेरिएबल फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का लॉजिक है वो काम नहीं आता है। वी हैव टू गो फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं? लेट्स से वी हैव अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एफ एक्स कॉमा वाई, और ये कुछ इस तरह है 2x² वाई। ठीक है, तो अब हमें निकालना है डो बाई डो एक्स। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि वी एज्यूम y एज कांस्टेंट। नाउ देखो, सिर्फ y एज कांस्टेंट बोल देना कोई लॉजिक नहीं बनाता है। ठीक है, इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है, इसके पीछे एक लॉजिक है जो हम लोग थ्रू एक ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ देखो ये कैसे हो रहा है। सो वी एज्यूम y एज अ कांस्टेंट और उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी विल सी दिस एज एन ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन जहाँ पे y एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डो एफ बाई डो एक्स करेंगे तो सी 2y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा। सो x² का डिफ्रेंशिएशन वी विल गेट 2x, सो दिस वुड बी 4xy। ठीक है, जब हम डो बाई डो वाई निकालेंगे सो वी एज्यूम x एज कांस्टेंट। ठीक है, तब हम x को कांस्टेंट लेंगे और हम निकालेंगे डो एफ बाई डो वाई इज इक्वल्स टू, अब देखो 2x² यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और y का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। सो द आंसर वुड बी 2x²।
ठीक है। बट यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बताना क्या चाह रहा है, डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, वी आर टेकिंग वाई एज अ कांस्टेंट, देन वी आर टेकिंग एक्स एज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये कुछ सेंस नहीं बन रहा है। मैथमेटिक्स वी आर एबल टू सॉल्व, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि डिफ्रेंशिएशन हमें बताता क्या है, तो डिफ्रेंशिएशन हमें रेट ऑफ चेंज बताता है। ठीक है, कि ये फंक्शन जो कि एफ एक्स कॉमा वाई है, ये फंक्शन कितने फास्ट या कितने स्लो चेंज हो रहा है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अगर डो बाई डो एक्स निकाल रहे हैं तो ये बता रहा है कि ये फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, यानी एक्स को अगर हम वैरी करेंगे तो फंक्शन कितनी जल्दी वैरी होगा या किस हिसाब से वैरी होगा। ठीक है, उसी तरह डो बाई डो वाई निकाल रहे हैं, इस डो बाई डो वाई निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है हमारा, वो अगर वाई में हम आगे प्रोसीड करेंगे तो वो फंक्शन कैसे चेंज होगा। ठीक है, इसको विजुअलाइज करने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ थ्रू द हेल्प ऑफ अ फिगर। ओके, सो पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझने के लिए लेट्स टेक हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल ग्राफ। ओके, सो ये ग्राफ है साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, ना यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी आर डीलिंग विथ टू वेरिएबल्स। ठीक है, सो हम लोग दो वेरिएबल के साथ डील कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाएंगे। ठीक है, फॉर सिंगल वेरिएबल वी यूज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ना देखो यहाँ पे जो हम बोल रहे थे कि एक्स को कांस्टेंट लेते हैं, फिर डो बाई डो वाई करते हैं, फिर वाई को कांस्टेंट लेते हैं, डो बाई डो एक्स करते हैं, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो तुमको इस ग्राफ के थ्रू यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ सी दिस राइट हेयर, द रेड वन इज़ आवर एक्स एक्सिस, दिस राइट हेयर इज़ आवर वाई एक्सिस, एंड जो ये ऊपर ब्लू वाला है ये हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एक्स कॉमा वाई, विच इन दिस केस इज साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसी तरह इस साइड जाओगे तो दिस इज़ माइनस वाई, एंड इस साइड जाओगे तो माइनस एक्स। ओके, अब व्हेन आई से कि टेक एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस में कोई भी एक पॉइंट चूज़ कर लो। ओके, सो लेट्स से कि आई एम चूजिंग दिस पॉइंट। ठीक है, लेट्स टेक येलो, सो लेट्स से आई एम चूजिंग दिस पॉइंट। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग y में मूव करेंगे और देखेंगे कि एफ एक्स कॉमा वाई y में कैसे चेंज कर रहा है, यानी कि एज वी आर मूविंग अलॉन्ग y एक्सिस तो वहाँ पर हमारा चेंज कैसा हो रहा है। तो अगर यहाँ पर x को हमने फिक्स कर लिया, फिक्स x, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि y के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, सो वी सी द कर्व इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं वो पॉइंट यहाँ फिक्स कर दूँ तो ये फंक्शन का जो चेंज होने का नेचर है वो अलग हो जाएगा, बिकॉज दीज टू आर नॉट इक्वल, राइट। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर लूँ तो फंक्शन विल वेरी समवट डिफरेंटली। ठीक है, तो ये फंक्शन किस तरह वेरी करेगा इज सब्जेक्टेड टू द इनिशियल पॉइंट ऑफ एक्स दैट वी आर चूजिंग एंड कीपिंग एज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। ठीक है, दीज आर वेरी क्रूशियल पॉइंट्स। इसका मतलब ये पता चलता है कि ये जो हम डो बाई डो एक्स निकालेंगे, डो बाई डो वाई निकालेंगे, वो जब एक्स इक्वल्स टू अगर हम लोग कांस्टेंट बोल रहे हैं तो दैट मीन्स कि वी आर असाइनिंग अ पर्टिकुलर नंबर टू दैट एक्स, उसके बाद ही हम वो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो कैसा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चलेगा आगे में चलकर कि ये जो डेल ऑपरेटर होता है वो एक पॉइंट फंक्शन होता है, वो एक्स वाई जेड के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, वो इन जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देख लो, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे व्हेन वी फाइंड डो बाई डो वाई, इसका मतलब क्या है कि हम y में चेंजेस ला रहे हैं, वी आर मूविंग अलॉन्ग y एक्सिस, और उसके बाद एट अ फिक्स x, एट अ कांस्टेंट x हम देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई कैसा चेंज कर रहा है। उसी तरह व्हेन वी से वी आर फिक्सिंग y, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी आर फिक्सिंग अ पॉइंट ऑन आवर लेट्स टेक रेड, वी आर फिक्सिंग अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। यहाँ पे हमने वी फिक्स y, उसके बाद हम ट्रैवल करते हैं अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, लाइक दिस। अगर मैंने ये पॉइंट फिक्स किया तो द चेंज वुड बी डिफरेंट, अगर मैंने ये पॉइंट पिक किया तो द चेंज वुड बी डिफरेंट। सो सी द चेंज इज सब्जेक्टेड टू द इनिशियल पॉइंट वी आर फिक्सिंग एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो मैंने पहले कहा था कि वी एज्यूम y एज कांस्टेंट और उसके बाद हम x के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि वी आर फिक्सिंग y एंड वी आर ऑब्जर्विंग द चेंज ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और जब हम लोग x को फिक्स कर रहे हैं सो वी आर लुकिंग एट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये है सिनेरियो पूरा। तो अब अगर हम लिखें डेल ऑपरेटर को लाइक दिस, डेल ऑपरेटर इज इक्वल्स टू आई कैप
डो बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो बाई डो वाई प्लस के कैप डो बाई डो जेड। तो अब ये पूरा एक इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है इसको अब हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या है, ये जो आई जे के है ये एक तरह से यूनिट वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग ये जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट को दर्शा रहा है। प्लस हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये वेक्टर है और इसको एडिशन करने के लिए अगर हमने रिजल्टेंट निकालना है तो वी हैव टू यूज़ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आया। और ये जो डो बाई डो एक्स डो बाई डो वाई और डो बाई डो जेड क्या है, ये चेंज बता रहा है along एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यानी कि हमारा जो फंक्शन है जिस पे ये ऑपरेट करेगा वो along एक्स एक्सिस कैसे चेंज करेगा, along वाई एक्सिस और along जेड एक्सिस कैसे चेंज करेगा। और जब एक्स एक्सिस के along चेंज करेगा सो वी कीप वाई एंड जेड एज कॉन्स्टेंट। ओके, जब वाई एक्सिस के along चेंज करेगा तो वी कीप एक्स एंड जेड एज कॉन्स्टेंट, एंड व्हेन जेड एक्सिस के along चेंज करेगा सो वी कीप एक्स एंड वाई एज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ देखो, जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग चेंज हो रहा है तो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम अब उस चेंज को एक दिशा दे रहे हैं। यानी कि जब मेरा फंक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उसको आई कैप से डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो जो क्वांटिटी आ रहा है उसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी बना दे रहे हैं और हम बता रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग चेंज है। ओके, सो मल्टीप्लाइंग इट विथ आई कैप जस्ट मीन्स कि वो जो चेंज है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। उसी तरह ये जो डो बाई डो वाई जो चेंज है विच इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस जो कि जे कैप से दर्शाया गया है, और ये जो चेंज है दिस इज़ अलॉन्ग जेड एक्सिस जो कि के कैप से दर्शाया गया। तो अब हमें डेल ऑपरेटर का एक कंप्लीट पिक्चर मिल गया। ठीक है, तो ये जो मैंने एकदम इनिशियल में लिखा था कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एन ऑपरेटर एंड इट्स अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अब ये जो डेल ऑपरेटर है ये कुछ नया सा नहीं लगेगा हमें। अब जब भी हम डेल ऑपरेटर यूज़ करेंगे सो वी विल नो व्हाट एग्जैक्टली वी आर यूजिंग, व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंड व्हाट दिस इज़ गिविंग अस। ठीक है, तो आई होप ये जो सेशन था ये बहुत ही अच्छा हुआ हो और ये आप सबको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पार्ट में वी विल directly dive into the concept of gradient, divergence and curl. Okay, so this will require 3 more parts and then we will be done with GDC. Okay, our intuitive understanding of GDC. Thank you.